आनंद जी घबराए हुए अपने थके कदमों को तेजी से उठाकर चलते हुए हॉस्पिटल पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। पत्नी की चिंता इस कदर हावी थी कि पैर कांपने लगे थे और हॉस्पिटल तक की दूरी नापना मुश्किल हो रहा था। लेकिन बिना पैसे कुछ भी संभव नहीं था। आनंद जी अपने आंसू कमीज की बाजू से पूछते हुए बेटे के ऑफिस के बाहर पहुंचे थे कि अंकल जी कहाँ घुसे आ रहे हैं, ये ऑफिस है, कोई पार्क थोड़ी है। आनंद जी गार्ड से हाथ जोड़कर बोले, बेटा मुझे अपने बेटे से मिलना है। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में बिस्तर पर है, पैसों की बहुत ज़रूरत है, बेटे से मिलने दो, उससे पैसे मिल जाएंगे तो उसका इलाज हो जाएगा। इतना कहते कहते आनंद जी रोने लगे। गार्ड ने कहा, अंकल आप सीधे सामने वाले ऑफिस में चले जाइए, सर वहीं पर मीटिंग में हैं। आनंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। आनंद जी जैसे ही बेटे करीब पहुंचे तो उन्हें देखकर बेटे के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो गुस्से में दूर से ही उनको हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाकर बोला, पापा आपको मेरी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं है क्या? या मुंह उठाकर चले आए हो? किसने कहा आपको यहाँ आने के लिए? क्या इज्जत रह जाएगी ऑफिस वालों में मेरी आपका ये हाल देखकर? क्या बोलूँगा मैं उनसे कि एक अनपढ़ गंवार मेरा बाप है? आनंद जी बोले, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं चला जाऊँगा, बस मुझे कुछ पैसे दे दो। बेटे ने तुनक कर कहा, पापा कितना पैसा तो मैं आप लोगों पर खर्च कर चुका हूँ। हर रोज़ आप मुंह उठाए नए नए बहानों से मांगने चले आते हैं। अब चाहे माँ जिए या मरे, मेरे पास आप लोग पर खर्च करने के लिए फालतू पैसा नहीं है। आनंद जी ने गिड़गिड़ा कर कहा, पर बेटा बस आखिरी बार दे दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। आनंद जी आंसू भरी आंखों से भराई आवाज़ में बेटे के आगे हाथ जोड़कर बोल रहे थे कि पीछे से आवाज़ आई, अरे जीत कौन है ये, और इतना चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हो? मीटिंग है यार, जल्दी करो। सुयस के एक दोस्त ने पूछा तो आनंद जी कहने हुए, बेटा मैं इसका भी, लेकिन उसका बेटा सुयस बीच में बोला, कुछ नहीं यार, हमारे घर का नौकर है, पैसे लेने आया है, तू तो जानता है इन नौकरों को एक बार मुंह लगा लो तो फिर सिर पर चढ़कर बैठ जाते हैं, इनका मुंह खुलता ही रहता है। सुयस ने आनंद जी के बात बीच में काटते हुए कहा। तो वो सब सुनकर आनंद जी की आंखें भर आईं, उनकी जुबान कांपने लगी और वो आगे कुछ नहीं कह सके। बेटे सुयस ने आवाज़ देकर कहा, गार्ड्स इसको बाहर निकालो इसी वक्त। उस गार्ड ने बेचारे कैलाश जी को गेट के बाहर करके कहा, अंकल जी माफ़ कर देना। कुछ मिनट बाद ही उनका बेटा भी बाहर आया और उन पर चिल्लाने लगा। आनंद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, माफ़ करना बेटा, मैं तो यहाँ अपने बेटे से मिलने आया था। आजकल की औलाद को पैसे के गुरूर में माँ बाप की कीमत नहीं पता। अब बंद कीजिए, ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कुछ पैसे निकाले और गिनते हुए आनंद जी के मुंह पर मार कर कहा, आइंदा शकल मत दिखाना, और उन्हें हाथ से पीछे धक्का देकर बोला, अब जाइए और कभी नज़र मत आइएगा। चले जाते हैं, जने कहाँ से भिखारी कहीं के। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा कि तभी उसके गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से उसका सिर घूम गया। उसने सामने देखते ही कहा, तुमने हिम्मत कैसे की मुझ पर हाथ उठाने की? माफ़ी चाहूँगी जेठ जी, पर अभी थोड़ा फ़िलहाल जल्दी में हूँ, इसलिए आपके सवालों का जवाब मैं भी देना ज़रूरी नहीं समझती। चलिए बाबूजी, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, रमेश बस पहुँचते ही होंगे, और आप मेरे इतना मना करने के बाद भी यहाँ क्यों आए? आनंद जी दुखी होकर बोले, बेटा मुझे लगा शायद ये अपनी माँ की खबर सुनेगा तो इसका दिल पसीज जाएगा और इसलिए चला आएगा। रमेश तुरंत पैसे लेकर पहुंचा और हॉस्पिटल का पूरा मोर्चा संभाल लिया। रमेश ने मनी मन फैसला कर लिया था कि अब वो मम्मी पापा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो अपने माँ बाप को अपने भाइयों के पास नहीं छोड़ेगा। क्या हालत बना दी थी भाइयों ने माँ बाबूजी की। अपने माँ बाबूजी की हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं और उसके सामने अभी कुछ दिन पहले की ही घटना घूमने लगी, जब उसकी भाभी ने उसके माँ बाप को लेकर घर में बहुत बड़ा हंगामा किया था और हंगामा करके सबको इकट्ठा कर लिया था। अब बस बहुत हुआ, आज तो आप तीनों को तय करना होगा कि आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ। बताइए मुझे, आप लोग किसके साथ रहना चाहते हैं?
हद होती है। क्या ज़िंदगी भर माँ बाप की सेवा करते करते अपना समय काटेंगे या फिर कभी अपने परिवार के लिए भी कुछ सोचेंगे? अरे माँ बाप नहीं हुए कि रामायण और महाभारत की किताब हो गई, जहाँ जाए उन्हें साथ लेकर जाएं। ये तीखी आवाज़ रेखा की थी, जो आंगन में चिल्ला चिल्लाकर अपने जेठ और देवर को सुना सुना कर कह रही थी। अब आप लोग ही सोच रहे होंगे कि ये अमिता कौन सी तोप है जो हर किसी को सुना रही थी। रेखा शांता जी और आनंद जी की मंझली बहू है। आनंद जी और शांता जी के 3 बेटे, 2 बहू, जिसमें से तीसरी नई नवेली बहू थी। आनंद जी का मंझला बेटा महेश बोला, जरा धीरे से बोलो यार, आस पड़ोस के लोग भी सुनेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अरे जो बात करनी है घर के अंदर भी तो बैठकर कर सकते हो। इसलिए तो मैंने गांव से छुट के रमेश को भी बुला लिया है, और सुयश भैया भी तो यही हैं, तो आज सारी बात साफ हो जाएगी। तभी सुयश बात को काटते हुए बीच में बोला, महेश आखिर बात क्या है? रात तक तो सब ठीक था, अचानक घर में ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझे बीच रास्ते से बुलवाए हो? पता है ना, एक दिन का पैसा मेरा कट जाएगा, और पूरे घर को जमा करके क्यों रखा है? छुटके को भी बुला लिए हो। गांव में अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो कौन देखेगा वहाँ? रेखा अपने पल्लू को ठीक करते बोली, जेठ जी ये क्या बोलेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब अम्मा बाबूजी का भार हम अकेले नहीं उठाएंगे। अब इनके बेटे 3 हैं, तो एक अकेला श्रवण कुमार मेरा पति क्यों बनेगा? बाबूजी के एक्सीडेंट के बाद जब उनका एक पैर चला गया तो उनकी नौकरी आपको मिल गई। खेती बाड़ी देवर जी ने संभाल रही है। हमारे हाथ तो खाली हाथ ही रह गए। हमें क्या पकड़ा दिया, खाली झोला? सुयश बोला, ये कैसी बातें कर रही हो? रेखा बोली, बस बहुत हुआ जेठ जी। आप परिवार को लेकर दूसरे शहर में जब तक रहते थे तब तक ठीक था। अरे अब तो वो इसी शहर में बल्कि एक ही आंगन में रहते हैं, तो फिर अम्मा और बाबूजी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? मैं तो कहती हूँ संपत्ति के साथ साथ इनके भोजन का भी बंटवारा किया जाए। खर्चा सबका बराबर नहीं होगा तो इनको बाहर फेंको। रमेश बोला, भाभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर ये मेरे माँ बाप हैं, कोई सामान और संपत्ति नहीं जिनका बंटवारा आप कर देंगी। रेखा बोली, देवर जी गांव में बैठे बैठे बस नोट गिन रहे हो, शहर के खर्चों का आपको कुछ पता भी है? हर चीज़ मोल की आती है। आपकी टोकरी भरती ही जा रही है और हम यहाँ आटे दाल के भाव में उलझे रहते हैं। रमेश बोला, क्यों भाभी, जितनी भी खेती बाड़ी होती है उसका पूरा पैसा मैं पहले बड़े भैया को हर साल भिजवा देता था। पिछले साल जब मेरी शादी हुई तब पापा ने कहा कि घर गृहस्थी बसाने के लिए तुम्हें भी कुछ पैसे रखने चाहिए। तभी तो मैंने पैसे रोकने शुरू किए थे बस। आनंद जी और शांता जी ये देखकर दुखी थे कि बच्चे आज किस तरह खर्चे को लेकर लड़ रहे थे। माँ बाप बोझ लग रहे थे उन्हें। औलाद का सुख ऐसे में क्या नसीब होगा? आनंद जी रमेश से बोले, बेटा रमेश, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो तुम्हारे बड़े भाई और पिता ने कहा वही तो आज तुमने आज तक किया है। रमेश बोला, पर बाबूजी, भाभी ऐसा कैसे कह सकती हैं? सुयश बोला, क्यों नहीं कह सकती है? जब परेशानी उसे होती है तो कहने के लिए का कोई और आएगा? तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को तो गांव में किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, और ना ही भैया भाभी को यहाँ। अरे दिक्कत इसे होती है तो यही बोलेगी ना। महेश बोला, पापा जी, देखा जाए सुयश की पत्नी क्या गलत कह रही है? आप लोगों की तरफ से मदद कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे पैसे ही खर्च होते हैं। सुयश, अब बात अगर तुमने उठाई है तो इसका कोई हल भी तुमने सोचा होगा। वो क्या है बताओ? सुजीत अपनी पत्नी की तरफ देखा तो अमिता बोली, इसमें सोचने की क्या बात है? सिक्का उछाल कर फैसला कर लेते हैं कि मम्मी पापा अब किसके साथ रहेंगे। कोई एक अकेला तो रख नहीं पाएगा। शांता जी रोते बोली, क्या इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे? तुम्हारे पैसे होने के बाद हमने तो अपना निवाला भी तुम्हारे मुंह में डाला, बाद में अपना पेट भरा। कभी इतनी तंगी में भी ये नहीं सोचा कि तुम तीनों में से किसको रखा जाए और किसे फेंक दिया जाए। तभी उधर से महेश की पत्नी रीना आई और बोली, माँ जी, इसमें गलती क्या है? और अगर आपको सिक्के से प्रॉब्लम है तो पर्ची निकाल लेते हैं।
जिसके नाम की पर्ची आएगी आप उन्हीं लोगों के साथ रहेंगी। भगवान ना करे मेरे नाम की पर्ची निकले बस। आनंद जी शांता जी से बोले, चलो शांता, अब हमारा फैसला सिक्के उछाल कर होगा। तुमसे तो ये सब देखा ना जाएगा। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है। चलो यहाँ से। इतना कहकर वो पत्नी को कमरे में लेकर चले गए। उदास मन से बिस्तर पर बैठकर मुंह घुमाकर अपने आंसू को छुपाने लगी और शांता जी भी अपने उन दिनों को याद करने लगी। बधाई हो शांता जी, तीसरी बार भी आपको बेटा ही हुआ है। आपके घर में तो धन और सामान की कभी कोई कमी नहीं होगी। अरे जिसके 3-3 बेटे होंगे उस माँ बाप को भला क्या ही कमी होगी। 3 बेटे होंगे तो सुख के भंडार भरेंगे, शांता जी की पड़ोसन ने कहा था। शांता जी बोली, रानी बहन, आपके मुंह में घी शक्कर। सही कहा आपने। बच्चे लायक हों और सम्मान दे, माँ बाप को तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। अब तुम्हारा पूरा जीवन इनका ही है ताकि ये अच्छे इंसान बन सके। जो संस्कार हमें मिले वही इनको मिलेंगे। ईश्वर सब देखता है। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। बच्चे बड़े हुए। आनंद जी ने दिन रात मेहनत करके बच्चों की हर इच्छा को पूरी किया। बड़े हुए तो बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। दूसरे बेटे ने पढ़ाई करके कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी और अच्छी खासी आमदनी करने लगा। छोटा बेटा वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। अचानक एक दिन आनंद जी की साइकिल को पीछे से एक बस ने टक्कर मार दी, जिससे वो अपना एक पैर खो बैठे, जिसमें आनंद जी का एक पैर खराब हो गया। नौकरी तो चली ही गई थी, लेकिन काफ़ी मिन्नतों और जद्दोजहद के बाद बड़ी मेहनत से उनकी नौकरी बड़े बेटे को मिल गई। पैसा आते ही इंसान भी गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। सुयश ने छोटे भाई की पढ़ाई में कोई सहारा नहीं दिया। वहीं महेश बोला, मेरा भी अपना परिवार है, मैं आखिर कितना ही खर्च कर सकता हूँ। आखिरकार छोटे रमेश ने गांव जाकर खेती बाड़ी संभालने का फैसला कर लिया और चुपचाप माता पिता का आशीर्वाद लेकर चला गया। महेश का तबादला शहर में था तो वो अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगा। इधर आनंद जी और शांता जी सुयश के साथ रहने लगे। सुयश की पत्नी रेखा आए दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों को ताने देती रहती थी। खाने का एक निवाला तक शांति जी से पेट में नहीं जाता था। कई बार दुखी होकर आनंद जी अपनी बैसाखी लेकर घर से बाहर निकल जाते तो रेखा शांता जी के साथ बुरा व्यवहार करती थी, परंतु शांता जी ये बातें आनंद जी को नहीं बतलाती थी। उनके दुखी नहीं करना चाहती थी वो। एक रोज शांता जी पानी पी रही थी, तभी रेखा आई और बोली, हे भगवान, ये बुढ़िया या तो पूरे दिन खाती रहती है या कुछ पीती रहती है। अरे कुछ काम ही कर लिया करो। रसोई में कितने सारे बर्तन हैं, कम से कम उन्हें ही मांज लो। और ध्यान रखना रसोई में मत धोना, वरना पूरी रसोई गंदी हो जाएगी। ऐसा कीजिए, बर्तनों को बाहर चबूतरे पर लेकर जाइए और वहाँ धो लीजिए। वहाँ हाथ के नल से पानी निकाल लेना। आखिर टंकी पानी भरने के लिए मोटर चलाना पड़ता है, उसमें भी तो बिजली लगती है। तो वो पैसा कौन भरेगा? आपका बाप, क्योंकि बड़ा बेटा तो देने से रहा। शांता जी बोली, बहू, हैंडपंप पे मैं कितना चलाऊंगी, मेरे हाथों में दर्द होने लगेगा। और टंकी के पानी में कितने पैसे खर्च होते हैं। वो बोली, माँ जी, पैसे कोई पेड़ पर तो नहीं लगते। नौकरी बड़े बेटे को दे दी और अपने दोनों के खर्चे हमारे सर पर डाल दिए हैं। जो कहा है उतना चुपचाप करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनकर रेखा वहाँ से चली गई। शांता जी के साथ ऐसा व्यवहार करना उसका हर रोज का काम था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रमेश के लिए कुछ घरों के रिश्ते आने लगे। दोनों भाई भर भर कर दहेज की मांग करते और अच्छे अच्छे रिश्ते लौट जाते। एक रोज एक टीचर अपनी बेटी मेघा का रिश्ता रमेश के लिए लेकर आए। आनंद जी ने उनकी बातें सुनी। जब बेटों ने दहेज की बात की तो आनंद जी बोले, नहीं, हमें दान दहेज नहीं चाहिए। लड़की ऐसी चाहिए जो घर को घर बनाए। लड़की अच्छी हो, घर को बस अच्छे से संभाल ले और सुख दुख में मेरे बेटे का साथ दे, मर्यादा और सम्मान का ख्याल रखे। मैं चाहता हूँ हमारी बहू हमारे बेटे के कदम से कदम मिलाए और उसके माँ बाप को भी अपने माँ बाप समझे। शांता जी और आनंद जी ने दोनों बेटों के खिलाफ जाकर मेघा और रमेश का रिश्ता तय कर दिया और सादे ढंग से दोनों की शादी होगी। कुछ दिन बाद मेघा शहर में ही रही। फिर दोनों बहू के रंग ढंग देखकर शांता जी ने महेश को कहा कि बेटा, दिक्कत तो होगी, पर तुम अपनी पत्नी को गांव के शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में ले जाओ, जहाँ इसकी मानसिकता न बदले।
रमेश सब समझ गया और अपनी पत्नी को खुशी खुशी लेकर गांव लेकर चला गया। एक दिन शांता जी बर्तन धो रही थी, तभी आनंद जी बाहर से आए। पत्नी की ये दशा देखकर वो बहुत नाराज हुए और सुयश से बोले, इतना अच्छा कमाते हो कि क्या इतनी हैसियत नहीं कि घर में तुम एक काम वाली रख सको? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता का सम्मान नहीं करती, कम से कम अपमान तो ना करे। क्या फायदा बेटे बहू के होने का जब बुढ़ापे में माँ ही बर्तन धो रही है। उस रोज घर में बहुत हंगामा हुआ और फिर सुयश ने तीनों भाइयों को खबर भिजवा दी कि आज माता पिता के रहने का फैसला किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब शांता जी की आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात का समय आया। रेखा मेघा से बोली, यहाँ हो तो थोड़ी मदद ही कर दो। मेघा मुस्कुराकर बोली, भाभी मैं रात के खाने की पूरी तैयारी कर लूँगी, आप निश्चिंत रहिए। रेखा बोली, हाँ हाँ, आज तक तो तुम लोग निश्चिंत रहे, एक दिन मुझे निश्चिंत करके क्या एहसान करोगी। मेघा ने सभी लोगों को खाना पीना बनाया। जब सबने खाना खा लिया तो शांता जी रसोई में बर्तन धोने लगी। मेघा बोली, माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? अगर मेरे रहते आपने बर्तन धोया तो मुझे कितना पाप लगेगा। क्या मैं अपनी माँ को इस उम्र में बर्तन धोने दूंगी? शांता जी की आंखों में आंसू आ गए। मेघा ने उन्हें कमरे में भेज दिया और खुद सारे काम निपटाने लगी। उसके बाद और ऊपर छत पर पति के पास चली गई वो। रमेश बोला, क्या मम्मी पापा ने खाना खा लिया? मेघा बोली, जी सबने खा लिया है, पर एक बात बोलूं? रमेश बोला, हाँ हाँ बोलो। वो बोली, मम्मी पापा को हम अपने साथ नहीं रख सकते गांव में। जानती हूँ आपकी उतनी कमाई नहीं होती, पर माता पिता के प्रति आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। रमेश मेघा से बोला, मैं सोच ही रहा था कि एक बार तुमसे पूछूं। मेघा बोली, इसमें पूछने की क्या बात है? अरे माता पिता ने अपना फर्ज निभाया, अब आपकी बारी है। आखिर बचपन से वो आपके लिए क्या क्या करते आए हैं, तो क्या आप अपने माता पिता के लिए अपनी पत्नी से पूछोगे? रमेश मेघा को लेकर माता पिता के कमरे में गया और पूरी बात बताई। आनंद जी की आंखें भर आईं। शांता जी बहू के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हुई बोली, बहू सच में गांव की मिट्टी में आज भी माँ बाप के लिए कुछ सम्मान बाकी है। ये तुम्हारे संस्कारों ने साबित कर दिया। रमेश बोला, तो ये तय हो गया कि परसों आप लोग हमारे साथ गांव चलेंगे और हमारे साथ ही रहेंगे। आनंद जी गंभीर बैठे हुए थे तो बहू बोली, क्या बात है, आप क्या हमारी बातों से सहमत नहीं हैं? आनंद जी बोले, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि जाने से पहले कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँ, फिर आना नहीं होगा ना? रमेश बोला, कौन सा ज़रूरी काम? आनंद जी बोले, जब हो जाएगा तब तुम्हें बताऊंगा, बहुत रात हो गई, जाओ सो जाओ। दोनों छत पर सोने चले गए, क्योंकि एक भी कमरा उन्हें नहीं दिया गया था। अगले 2 दिन बाद सुबह सुबह शांता जी सीढ़ियों से उतर रही थी तो उनका सीढ़ियों से पैर फिसल गया और धड़ाम से नीचे आ गिरी। उनके सर से बहुत खून बह रहा था। उस वक्त शांता जी की ऐसी हालत देखकर आनंद जी की चीख निकल पड़ी तो मेघा दौड़ कर आई। मेघा ने दौड़कर शांता जी के सिर पर पट्टी बांधी ताकि खून कम हो सके और अपनी दोनों जेठानियों को आवाज़ लगाई, लेकिन दोनों ने उसकी आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर दी। बड़ी आई, इसकी आवाज़ मैं क्यों सुनूं? देवरानी है, बड़ी बनने की कोशिश थोड़ी करने दूंगी। दोनों बड़बड़ाती हुई अंदर ही बैठी रही। रमेश उस वक्त घर पर नहीं था और सुयश और महेश भी ऑफिस चले गए थे। मेघा ने इस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो शांता जी को एडमिट करवा सकती। उसने तुरंत रमेश को फ़ोन किया, लेकिन रमेश को आने में कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाते। इसलिए लाख मना करने के बावजूद भी आनंद जी बड़े बेटे के ऑफिस पहुंच गए पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि माँ की ऐसी खबर सुनकर भी बेटे का दिल बिल्कुल नहीं पसीजेगा। तभी रमेश ख्यालों से बाहर आया तो शांता जी अब थोड़ा ठीक थी और उन्हें होश भी आ चुका था। 2 दिन बाद उन्हें घर के लिए छुट्टी दे दी गई। आनंद जी ने आज कुछ फैसले लेने का सोचा और ना जाने कहाँ निकल गए। कोई नहीं जानता था कि वो क्या काम करने गए हैं। जब वो दोपहर के वक्त लौटकर आए तो उनके हाथ में कुछ कागज़ थे। आनंद जी ने तीनों बेटे बहू को बुलाया तो सुयश बोला, पापा जी अच्छा हुआ आपने बुला लिया, मैंने पर्ची बना ली है, क्या पर्ची उछाल कर आप लोगों के रहने का इंतज़ार कर दें? इससे एक और खर्चा नहीं पड़ेगा। आनंद जी बोले, बेटा तुम्हें भले ही ऐसा करते शर्म नहीं आती हो, पर हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं कि आखिर क्यों हमने तुम दोनों को पैदा किया।
सुयश बोला, पापा जी, क्या आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गए? जब उस दिन हमने फैसला कर लिया तो उससे आपको क्या तकलीफ है? कुछ दिन सबके रहने को तो मिलेगा शांति से, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आनंद जी बोले, तुम तो फैसला कर चुके हो, लेकिन आज मैंने भी कुछ फैसला किया है। और उन्होंने वो कागजात सुयश और महेश की तरफ बढ़ा दिए। कागजात पढ़कर महेश बोला, पापा, आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? आप इस घर के 4 हिस्से कैसे कर सकते हैं? आनंद जी बोले, जब सिक्योर पर्ची से तुम माँ बाप का फैसला कर सकते हो तो मैं तुम्हारा बाप होकर अपनी संपत्ति का फैसला क्यों नहीं कर सकता? तभी दोनों बड़ी बहू आई वहाँ आई और बोली, इसमें लिखा क्या है, कोई हमें भी बताएगा? महेश बोला, पापा जी ने घर के 4 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा उन्होंने अपने लिए रखा है। रेखा बोली, और चौथा हिस्सा किसका है? आनंद जी बोले, क्यों, खेती से आधा हिस्सा तुम लोग ले सकते हो तो घर का एक हिस्सा आनंद जी के लिए भी तो होना चाहिए। आखिर वो भी इस घर का बेटा है, फिर वो अपनी पत्नी को लेकर छत पर क्यों सोएगा? मेरा ये आखिरी फैसला है, इस घर के 4 हिस्से होंगे। और हाँ, मैं रमेश के साथ गांव में रहने के लिए जा रहा हूँ। रमेश ही हमारी सेवा करेगा तो खेती के जो भी पैसे होंगे रमेश के ही होंगे, उसका कोई हिस्सा नहीं बटेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम दोनों जो कमाते हो उसमें अच्छे से गुजारा कर सकते हो, और इसमें सबसे कम हमारी दवाइयों का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ये सब दोनों बेटे बहू के मुंह खुले रह गए। शांता जी हैरानी से आनंद जी को देखने लगी। आनंद जी बोले, अरे भाग्यवान, परिस्थिति में एक पैर छीन लिया था, लेकिन ऊपर वाले ने सोचने समझने की शक्ति नहीं छीनी है अभी तक। अब इतना ही बेकार नहीं हो गया हूँ कि मेरी जिंदगी का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगे। शाम होते होते दोनों कमरों को खाली किया गया और उसमें ताला लगा दिया गया। महेश माँ से बोला, माँ, हमारे बच्चे हैं, हमें भी तो जगह चाहिए, आप लोगों ने दोनों कमरों को ताला लगा दिया है। शांता जी बोली, बेटा, हमने तो पूरा घर और अपने मन का हर कोना तुम्हें दिया था, पर तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? ठीक से एक कोना हमको ना दिया। इनमें से कुछ भी हमारे साथ तो जाएगा नहीं, लेकिन न्याय बड़ी चीज़ है जिसे करने का वक्त आ गया है। इतना सब होने के बाद यहाँ तक कि अपनी माँ की हालत देखकर भी तुम्हारा मन नहीं पिघला। अगर रमेश नहीं होता तो आज मैं भी जिंदा नहीं होती। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम दोनों जैसे नालायक बेटों को जन्म दिया, जिसने अपने पिता को भी अपने ऑफिस के लोगों के सामने धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया, जिसने मेरे पति के आत्मसम्मान को ताड़ ताड़ किया। मेरा उस बेटे से कोई रिश्ता नहीं है, मगर मर गए हो तुम मेरे लिए। दोनों पति पत्नी गांव वापस चले गए। शांता जी बोली, अब जिंदगी के बचे दिन कम से कम सुकून से तो बीतेंगे। हमारा ही बार हमारे बच्चों से सहाना गया। एक हम थे जो उन्हें पाल पोस कर हर इच्छा पूरी करते रहे। पता नहीं हमने बेटे पाले थे या सांप जो हमें ही डसने चले थे। आनंद जी ने कहा, सही कहती हो शांता, बेटा भले एक हो पर नेक हो। लेकिन क्या किया जाए, माता पिता का अपमान करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। उनमें तो ईश्वर भी नाराज हो जाता है। अपने माता पिता का बुढ़ापे में ख्याल रखें। इस दहलीज पर एक दिन सबको आना है। तो दोस्तों, आप सबको आनंद जी का फैसला कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।